चलिए बेटा, तो आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 है किसका? नेशनल इनकम का। आइए जानते हैं ये नेशनल इनकम होता क्या है। देखिए, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज एन इनकम earned by a nation by providing factor services during an accounting year। तो नेशनल इनकम क्या है सर? नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज एन इनकम, मैं किसी एक इनकम की बात कर रहा हूं जिसको अर्न किया है नेशन ने, और ये इनकम नेशन ने अर्न कैसे किया है? फैक्टर सर्विसेज को देकर। और ये इनकम अर्न कब हुआ है? तो ये हुआ है अकाउंटिंग ईयर में। यहीं पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप अकाउंटिंग ईयर कहो या फाइनेंशियल ईयर कहो, ये एक ही बात होता है। आप अकाउंटिंग ईयर कहो या फाइनेंशियल ईयर कहो, ये दोनों एक ही बात है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं, क्या है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एक ऐसा इनकम जिसको नेशन ने कमाया है फैक्टर सर्विसेज को देकर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में या किसी एक अकाउंटिंग ईयर में। अब जैसे ही मैंने ये डेफिनेशन लिखा, आपके दिमाग में आ गए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सर ये इनकम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सर मैं यहां किस नेशन की बात करता हूं? क्वेश्चन नंबर 3, सर ये फैक्टर सर्विसेज क्या है? और क्वेश्चन नंबर 4, सर ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो ये बेसिक 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए कि इनकम क्या होता है, नेशन क्या है, फैक्टर सर्विसेज क्या है, और ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो आओ तुम्हें बताऊं एक एक करके कि ये इनकम क्या होता है। देखो, इनकम का मतलब होता है एन अमाउंट दैट इज अर्न्ड, जो पैसा मैं कमाता हूं और रिसीट या जिस पैसे को मैं रिसीव करता हूं वो मेरे लिए कहलाता है इनकम। यानी इनकम का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जिसको या तो मैंने कमाया हो और या तो मैंने रिसीट किया। अब यहां पर 2 एग्जाम्पल दूंगा जिसमें एक होगा अर्न्ड का, एक होगा रिसीट का। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने बोला कि सुमित सिन्हा ने आपको ट्यूशन दिया, जिसके एवज में आपने सुमित सिन्हा को क्या दिया? फीस दिया।
यानी ये फीस क्या हो गया, ये फीस मेरे लिए हो गया बेटा मेरी अर्निंग। इस पैसे को मैंने रिसीव नहीं किया है, इस पैसे को मैंने अर्न किया है। अब ये अर्न क्यों है, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता, अगर मैं मेहनत नहीं करता, तो मुझे शायद से ये फीस रिसीव नहीं किया जाता। तो याद रखना है कि जो पैसा आप मेहनत करके कमाते हो उसे हम कहते हैं अर्नड मनी, और जो पैसा आपको बिन मेहनत के मिल जाए उसे कहते हैं रिसीट मनी। अब दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ गया कि सर अगर मेहनत किया ही नहीं तो हमें पैसा देगा कौन। तो आइए एग्जांपल इसके ऊपर जानते हैं। सपोज कीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इस पर्सन का बर्थडे है और इसके बर्थडे के उपलक्ष्य में इसके पेरेंट्स ने इसको सपोज करो 5,000 रुपए कैश दिया और बोला जाओ बेटा तुम ऐश करो। तो यहां पर जो मिस्टर एक्स को पैसा मिला है ना, इसी को कहते हैं हम रिसीट कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे जो मुझे आपने फीस दिया है इसे हम कहते हैं अर्निंग कॉन्सेप्ट। तो मेहनत करके जो पैसा आपने कमाया इसे हमने नाम दिया अर्निंग कॉन्सेप्ट का, और जो आपने बिना किसी मेहनत के पैसा कमाया उसे हमने नाम दिया रिसीट कॉन्सेप्ट। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि अर्निंग कॉन्सेप्ट मेहनत के बाद मिलता है, रिसीट कॉन्सेप्ट बिना किसी मेहनत के मिलता है। अब यहीं पे आपको एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा, अर्निंग और रिसीट, यहीं पे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। अर्निंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई पैसा आता है, मैंने क्या बोला, अर्निंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई पैसा आता है तो उस पैसे को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, उस पैसे को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और रिसीट कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई पैसा आता है तो उस पैसे को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। यानी कि अर्निंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई पैसा आया है तो उसे कहेंगे आप फैक्टर इनकम, और रिसीट कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आपके पास कोई पैसा आया है तो आप उसे कहेंगे ट्रांसफर इनकम। अब नोट करके यहीं पे एक बात समझो, जो ये इनकम की बात मैं कर रहा था अभी नेशनल इनकम के अंदर, जिस इनकम की बात मैं कर रहा था वो इनकम फैक्टर नेचर का होना चाहिए। यानी फैक्टर इनकम अगर होते हो तो नेशनल इनकम के अंदर लिए जाओगे, अगर फैक्टर इनकम अगर होते हो तो नेशनल इनकम के अंदर लिए जाओगे, लेकिन अगर ट्रांसफर इनकम होते हो तो नेशनल इनकम के अंदर नहीं लिए जाओगे। यानी 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 कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर ट्रांसफर इनकम अगर होता है तो उस इनकम को नेशनल इनकम पे हम एक्सक्लूड करते हैं, और अगर नेशनल इनकम में अगर किसी तरह का फैक्टर इनकम अगर होता है तो उस इनकम को हम इंक्लूड करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड अंडर द केस ऑफ नेशनल इनकम, वेयर एज ट्रांसफर इनकम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द साइड ऑफ नेशनल इनकम। यानी ट्रांसफर इनकम को हमें नहीं लेना, फैक्टर इनकम को लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया था, इनकम का तो मतलब क्लियर हो गया कि इनकम में हमें ट्रांसफर इनकम नहीं लेना होता है और फैक्टर इनकम लेना होता है। दूसरा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया था वो आया था नेशन के ऊपर, कि मैं किस नेशन की बात करता हूं। तो याद रखिएगा हम बात करते हैं रेसिडेंट नेशन। रेसिडेंट नेशन वो नेशन होता है जिसका नेशनल इनकम आप निकालने जा रहे हैं, और इस कंट्री को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। रेस्ट ऑफ द
वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। यानी हम जो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं अपने प्यारे से कंट्री इंडिया का। तो इंडिया विल बी आवर रेसिडेंट नेशन, और इंडिया को छोड़कर बाकी दुनिया में ब्रह्मंडल में जितने भी नेशन है, जितने भी देश हैं, दोज नेशन विल बी कंसिडर्ड एज रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यानी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में कौन आएगा? एक्सेप्ट द कंट्री विच इज नोन एज रेसिडेंट कंट्री। रेसिडेंट कंट्री को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेशन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में। तो जिस इनकम की बात मैं कर रहा था, जिस नेशन की बात मैं कर रहा था, वो अपने इंडिया की बात कर रहा था। यानी इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट किया है ना, कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम। इसी इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर करते हैं। तो याद रखना, नेशन दो है हमारे पास, एक है रेसिडेंट नेशन, एक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट नेशन जो होगा वो नेशन होगा जिसका नेशनल इनकम हमें निकालना होता है, और रेसिडेंट नेशन को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेशन आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट कहलाता है आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आता है, सर ये फैक्टर सर्विस क्या था? ये फैक्टर सर्विस क्या था? तो आइए आपको ये भी समझाता हूं। फैक्टर सर्विस आया बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर सर्विस समझना है तो पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर को दिए जाते हैं वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के ऊपर मिलता है हमें इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं बेटा प्रॉफिट। अब यहां पे छोटी सी बात, ये लैंड, ये लेबर, ये कैपिटल, ये एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे बेटा प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं। प्रोडक्टिव सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज जिससे हम किसी लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट करते हैं। तो जो लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमने सर्विसेज दिया है ना, उसी को हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। यानी फैक्टर सर्विसेज जो आया है वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से आया है। इनसे दिए गए सर्विसेज जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, वही सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज कहलाए। और इन सर्विसेज से जो हमने इनकम रिसीव किया है, इन सर्विसेज से जो हमने ये इनकम रिसीव किया है, जैसे रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, क्योंकि इन सभी इनकम में कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ मजदूरी लगी है। तो याद रखिएगा कि फैक्टर सर्विसेज से जो इनकम जनरेट होता है उसी को हम फैक्टर इनकम कह देते हैं। फैक्टर सर्विसेज जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? तो वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनसे दिए गए सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज, और फैक्टर सर्विसेज से जनरेटेड इनकम फैक्टर इनकम कहलाता है। तो ये था आपका डाउट नंबर 3। नेक्स्ट डाउट नंबर 4 क्या था? सर ये अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर हम किसे कहते हैं? ये अकाउंटिंग ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर हम किसे कहते हैं? तो देखिए
ईयर जो होता है ना सर, ये दो तरह के होते हैं, एक कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर की जो शुरुआत होती है ना सर, वो होती है 1 जैन से और ये ईयर चलता है 31 दिसंबर तक। वहीं पे अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो इनकम कैलकुलेट करना है वो करना है जो इनकम हमने इस डेट से इस डेट तक में कमाया है, ना कि इस डेट से इस डेट। तो याद रखिएगा कि जो नेशनल इनकम होता है उसमें हम वो इनकम जनरेट करते हैं जो हमने फाइनेंशियल ईयर में कमाया, यानी कि कैलेंडर ईयर का इनकम हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर का। तो एक बार फिर से डेफिनेशन के ऊपर आता हूं मैं आपके साथ। नेशनल इनकम में सबसे पहले हमने जाना डेफिनेशन, और डेफिनेशन में हमने ये जाना कि इनकम जो होता है जो एक नेशन ने कमाया है फैक्टर सर्विसेज को देकर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। 4 डाउट आए इस डेफिनेशन के बाद। पहला इनकम, दूसरा नेशन, तीसरा फैक्टर सर्विस, चौथा फाइनेंशियल ईयर। तो इनकम के बारे में हमने जाना कि इनकम रिसीट भी हो सकता है और इनकम अर्न भी हो सकता है। अर्न का मतलब होता है जिसके ऊपर आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी किया है, और रिसीट का मतलब होता है जिसके ऊपर आपने किसी भी तरह का कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं किया है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके जो पैसा आप कमाते हो उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम को हम कहते हैं ट्रांसफर। जो नेशनल इनकम के अंदर जिस इनकम की बात हम करते हैं वो ट्रांसफर इनकम होना चाहिए या फैक्टर इनकम। तो द आंसर इज फैक्टर इनकम। और कौन सा इनकम नहीं होना चाहिए? ट्रांसफर। आगे चलते हैं। फिर हमने जाना नेशन। तो नेशन में हमने जाना कि हमें जिस नेशन का इनकम जनरेट करना है, पता करना है, वो नेशन कहलाता है रेसिडेंट नेशन। रेसिडेंट नेशन वो नेशन होता है जिसका नेशनल इनकम हमें पता करना होता है। हमारा जो रेसिडेंट नेशन है वो इंडिया है, और इंडिया को छोड़कर बाकी सारे कंट्रीज जो होंगे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो आया था वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आया था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 है टोटल: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये एक प्रोडक्टिव सर्विसेज इंकर्ट करते हैं। तो जो प्रोडक्टिव सर्विसेज होते हैं उनसे कमाया गया इनकम फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम जनरेट हुआ आपके फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कहां से जनरेट हुआ? इसी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से। नेक्स्ट फिर हमने जाना ईयर के बारे में। तो ईयर हमने जाना 2 किस्म के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जैन से 31 दिसंबर तक का होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। हमें जो ईयर कंसीडर करना होता है नेशनल इनकम के अंदर वो होता है फाइनेंशियल ईयर, ना कि कैलेंडर ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर को आपको लेकर चलना है, कैलेंडर ईयर को आपको लेकर नहीं चलना। चलिए सर आगे चलते हैं। Next concept is another very important concept, a sort of difference between two terms that are flow and stock. Flow concept and stock concept. अब आइए जानते हैं कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं और इसी एग्जांपल के बेसिस पे आपको फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं।
जैसे मैंने बोला कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में मेरे बैंक के अंदर या मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक तो नहीं, बैंक अकाउंट के अंदर लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। अब ये 5 लाख का ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हुआ है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 5 लाख का ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को ही हो गया। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 5 लाख का ट्रांजैक्शन 31 मार्च को ही हो। ये 5 लाख का ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में हुआ। यानी कुछ पैसा 1 अप्रैल को आया होगा, कुछ पैसा 2 अप्रैल को आया होगा, कुछ 3 अप्रैल को आया होगा, कुछ 4 अप्रैल को आया होगा, कुछ 5 अप्रैल को गया होगा, फिर कुछ पैसे आए होंगे। तो ये आना और जाना का जो रिकॉर्ड हुआ है, इसमें लास्ट मैंने देखा कि टोटल ट्रांजैक्शन इस एक पूरे साल में कितने रुपए का हुआ? 5 लाख रुपए। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बोला कि 31 मार्च को मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डाले गए। 10,000 रुपए ये जो डिपॉजिट हुआ है वो हुआ है एक पर्टिकुलर डेट को। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेट, और पहले एग्जाम्पल के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? एक टाइम से दूसरे टाइम तक की बात बताई गई, और पर्टिकुलर डेट की बात है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम। तो याद रखना है कि जो पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम की बात कहते हैं उसे कहते हैं हम स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है इसे हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। यानी फ्लो कॉन्सेप्ट जो होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात बताएगा, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम तक की बात बताएगा। और स्टॉक कॉन्सेप्ट जो होता है ये एक पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बात बताता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल को और स्विच करता हूं और देखता हूं कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। आप अपने पास आंसर देंगे अपने मन में और देखेंगे कि आपका आंसर मेरे साथ मैच करता है या नहीं करता। मैंने बोला कि लेट्स अज्यूम अप्रैल 16, 2021 से लेकर 31 ऑफ मई 2021 तक में कोविड के लेट्स अज्यूम 5 लाख पेशेंट आए हैं। 16 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक में टोटल पेशेंट जो आए हैं कोविड के वो 5 लाख आए। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला कि मई 31 को 2021 तो कोविड के सपोज करो देश में 10,000 मरीज आए। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन आया तो व्हाट इज विल बी स्टॉक, व्हाट विल बी द फ्लो। तो सर यहां पे आपने एक टाइम से दूसरे टाइम की बात कही है तो दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, एंड यहां पे आपने एक पर्टिकुलर डेट की बात कही है तो दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को ये स्टॉक और फ्लो क्लियर हो गया अच्छी बात है। इन केस अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को 2-3 मिनट पहले आप अपना रिवाइंड कर लेंगे और फिर वहां से स्टॉक एंड फ्लो दोबारा एक बार सुन लेंगे। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने आज देखा स्टॉक एंड फ्लो। सेकंड जो हम लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं फिर से एक छोटे से अच्छे से प्यारे से डिफरेंस के बीच में, दैट इज नोन एज फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर।
चल, तो फैक्टर के अंदर हमें याद रखना है कि फैक्टर के अंदर दो नेचर होते हैं। फैक्टर इनकम भी हो सकता है और फैक्टर पेमेंट्स भी हो सकता है। वहीं पे ट्रांसफर जो होगा ये भी दो नेचर होगा। ट्रांसफर इनकम भी हो सकता है और ट्रांसफर पेमेंट भी हो सकता है। अब ये फैक्टर नेचर आया किससे था? बहुत अच्छा, प्रोडक्टिव सर्विसेज से। तो याद रखना है कि इट इन्वॉल्व प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड इट इन्वॉल्व नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी। और क्या जाना कि फैक्टर नेचर को अंडर द केस ऑफ नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है और ट्रांसफर नेचर को नेशनल इनकम के अंदर टच ही नहीं किया जाता है। यानी ना ट्रांसफर इनकम को टच करोगे और ना ट्रांसफर पेमेंट्स को टच करोगे। ये चीज याद रखिए। फैक्टर इनकम अगर आया है तो नेशनल इनकम में ये ऐड होगा। अगर आपने किसी को फैक्टर पेमेंट्स दिया है तो नेशनल इनकम के अंदर ये माइनस होगा। यानी प्लस माइनस करना तो पड़ेगा सर आपको नेशनल इनकम के केस में। लेकिन ट्रांसफर नेचर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ना मुझे इसे कोई प्लस करना है ना मुझे इसमें कोई माइनस करना है। चल, अब बात मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा प्लस माइनस का फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट्स के अंदर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इसको प्लस क्यों किया गया और इसे माइनस क्यों किया गया? तो सर ऑब्वियस सी बात है, आप सपोज करो यू आर मिस्टर एक्स, आपके पास कुछ इनकम आएगा। जैसे सपोज करो आपको सैलरी मिली, आप पढ़ाते भी हो तो आपको फीस भी मिला। तो इनकम जानने के लिए आप क्या करोगे? अपने सारे इनकम को आप जोड़ते चलोगे, तभी आपको आपका नेट इनकम पता चलेगा। तो फैक्टर इनकम वही चीज है कि अगर इनकम हुआ है तो नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे आपको ये जोड़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपने कोई पेमेंट किया है, सपोज करो मैंने दुकान से जाकर ग्रोसरी आइटम खरीदा 5,000 रुपए का। तो ये 5,000 रुपए जो एक्सपेंडिचर हुआ है मेरा, उसको मैं क्या करूंगा? अपने इनकम में से डिडक्ट करूंगा। जो कमाया है उसी में से तो एक्सपेंस करूंगा मेरे भाई। तो याद रखना कि फैक्टर पेमेंट्स इज द एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हमेशा हम क्या करते हैं? अपने इनकम से माइनस करते हैं। तो अगर कभी फैक्टर पेमेंट्स हुए हैं तो वो माइनस होंगे। अभी कभी कोई फैक्टर इनकम अगर जनरेट हुआ है तो उसको आपको प्लस करना। तो फैक्टर और ट्रांसफर के बीच का डिफरेंस रहा ये। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। आइए जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब फॉल कर जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप जानते हैं कैपिटल लॉस क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर इसका मतलब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस एक ही हुआ। यहां भी फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है और यहां भी फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस आर वन एंड सेम थिंग। मैंने कहा ऐसा मैंने नहीं बोला। सबसे अहम होता है वो रीजन जिसके वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरी। वो रीजन ही वो चीज है जिसके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस आर द टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए डेप्रिसिएशन जो इनकर्ड करता है उसके पीछे रीजन है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू change in technology, due to change in डिमांड। यानी कि आप किसी कमोडिटी को यूज करते और यूज करने के वजह से अगर उसकी वैल्यू गिर जाती है तो इट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन टेक्नोलॉजी होने के वजह से अगर किसी एसेट की वैल्यू गिर जाती है या चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड के होने की वजह से अगर एसेट की वैल्यू गिर जाती है तो ये गिरी हुई वैल्यू क्या है? डेप्रिसिएशन। वहीं पर कैपिटल लॉस के पीछे जो रीजन आता है वो बिल्कुल ही अलग है। ड्यू टू डैमेज due to damage due to natural calamities due to theft। यानी इसके वजह से अगर कभी एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो दैट इज कैपिटल लॉस, और इनके वजह से नॉर्मल वियर एंड टियर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड के वजह से अगर कभी एसेट की वैल्यू गिरती है तो उसको कहा जाता है आपका डेप्रिसिएशन। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। डेप्रिसिएशन के वैल्यू को हम नेशनल इनकम को निकालने के टाइम पर डिडक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू। और नेशनल इनकम से अगर हमें ग्रॉस वैल्यू अगर कभी निकालना हो तो हम डेप्रिसिएशन के वैल्यू को ऐड करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन का यूज नेशनल इनकम में है तो जरूर, डेप्रिसिएशन का यूज नेशनल इनकम में है तो जरूर। क्यों? अगर नेशनल इनकम निकालना है
तो ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन के वैल्यू को आप एलिमिनेट करते हो, हटाते हो, माइनस करते हो। और अगर वही नेशनल इनकम से अगर कभी आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना होता है तो आप इसी डेप्रिसिएशन के वैल्यू को ऐड करते हो। तो ये चीज याद रखिएगा कि देयर इज अ यूज ऑफ डेप्रिसिएशन, वेयर एज कैपिटल लॉस को ना हम प्लस करेंगे और ना हम माइनस करेंगे, यानी कि कैपिटल लॉस हमारे लिए इज ऑफ नो यूज। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना छोड़ देना, इट इज ऑफ नो यूज। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यूज में आ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, या तो इसको प्लस करोगे या तो माइनस करोगे। आगे डेप्रिसिएशन जो है ये होगा ही होगा, इट इज नॉट ऑप्शनल। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, होगा ही होगा, ये याद रखना। हर साल मशीनरी को यूज करोगे, हर साल उसकी वैल्यू गिरते चलेगी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दिस इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी इन नेचर, हर साल होगा। कैपिटल लॉस जो होता है दिस इज ऑप्शनल। डैमेज ऑकर कर भी सकता है, डैमेज ऑकर नहीं भी कर सकता। तो ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि डेप्रिसिएशन जो होगा इट इज अ कंपल्सरी, और जो कैपिटल लॉस होगा इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। नेक्स्ट